एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारे PYQs। तो लिखिए आपका आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अ स्क्वायर ABCD, the length of whose sides is is fixed is fixed in a vertical plane is fixed in a vertical plane with two of its sides horizontal and endless string of length L greater than 4a passes over four pegs at the angles of the boards and through a ring of weight W which is hanging vertically, show that the tension in the string is W into L minus 3a divided by 2 times square root of L square minus 6LA plus 8a स्क्वायर। देखिए क्या कह रहा है आपको, एक स्क्वायर है ABCD जिसके हर एक साइड की लेंथ है a। इसको आपने फिक्स करके रखा है एक वर्टिकल प्लेन में। सपोज करके चलिए पीछे वाली जो मेरी दीवार है ये एक वर्टिकल प्लेन है, इस पे मैंने क्या फिक्स किया हूं, एक स्क्वायर फिक्स किया हूं। अगर वो स्क्वायर है तो उसके कितने वर्टेक्स होंगे, 4। हर एक की साइड की लेंथ कितनी दी हुई है, a। फिर अ एंडलेस स्ट्रिंग, यानी ऐसी एक स्ट्रिंग है, पकड़ लो कि ऐसा एक स्ट्रिंग है, ये वाली जो स्ट्रिंग है जिसका कोई एंड नहीं है ना, एकदम ऐसा चारों साइड से पैक है ऐसी। इसकी लेंथ L है और ये जो लेंथ है ये 4a से बड़ी है। अब 4a से बड़ी क्यों लिए, हमारे पास जो स्क्वायर है उसकी लेंथ कितनी है, a, तो पूरा पेरीमीटर कितने का हो रहा है, 4a का। तो हमने जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिया है वो ये पेरीमीटर से बड़ा लिया हुआ है, ये कह रहा है आपको यहां से। फिर उसके बाद क्या कह रहा है यहां पे, पासिस ओवर द 4 pegs at the angles of the board and through a ring of weight W which is hanging vertically। अब समझिए क्या कह रहा है, हमने दीवार में एक स्क्वायर लगा के रखा है, तो हमने ये स्क्वायर दीवार पे लगा के रखा है, ऐसा समझ के चलिए। ये एक स्क्वायर जो मैंने दीवार पे लगा के रखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इस स्क्वायर को दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसकी 4 वर्टेक्स दिखाऊंगा। तो इसकी होगी वर्टेक्स A B C D। ये क्या है,
वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर है। तो मुझे पता है ए से बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए, बी से सी तक का ए, सी से डी तक का ए से डी तक का ए। अब कह रहा है ये जो वर्टेक्स है इसका जो एज है वहां पे आप सपोज करके चलिए कि मैंने कोई पिन लगा के रखा हूं या कोई एक बोल्ट लगा के रखा हूं जिससे मैंने वो वर्टेक्स को मार्क करके रखा हूं, जैसे यहाँ पे दिया हो ना 4 पेक्स। अब ये चारों के चारों जो वर्टेक्स है इसके ऊपर से मैं मेरी ये जो एंडलेस स्ट्रिंग है लेंथ एल की इसको पास करूंगा। तो मेरी ये जो स्ट्रिंग है ये वर्टेक्स के ऊपर से पास हो रही है, तो ये भी कौन सा शेप ले लेंगी, स्क्वायर का, बट ये जो लेंथ है वो बड़ी है। अब मैंने क्या किया, ये जो वाली लेंथ थी ये ए बी के तरफ वाली, इस पे अटैच किया एक रिंग। रिंग अटैच करूंगा तो सीधी सी बात है ये रिंग क्या करेंगी, स्ट्रिंग को नीचे खींचेंगी। और क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है आपकी ये लेंथ एल 4a से बड़ा है, मतलब यहां पे तो ढीली सी स्ट्रिंग थी, कुछ इस तरीके से ढीली रही होंगी, इस पे मैंने रिंग को अटैच किया तो ये इसको नीचे खींच के एकदम टाइट कर देंगे। तो ये स्ट्रिंग आपकी कुछ इस कंडीशन में आ जाएंगे। यहां पे मेरी जो रिंग है वो इसको नीचे की ओर खींचेंगी। रिंग का वेट कितना दिया हुआ है हमें, W दिया हुआ है। तो अगर मैं यहां से बात करूं ये रहता हमारा ट्रेडिशनल स्क्वायर। मैंने क्या किया, यहां पे वो जो स्ट्रिंग थी उसको नीचे की ओर पुल किया, इसको नीचे की ओर पुल करेंगे तो सीधी सी बात है, सपोज करो ये पॉइंट ई पे मैंने रिंग को लटका के रखा हूं। अब आप देखिएगा जब भी आप किसी एक धागे में रिंग को लटकाएंगे और उसको थोड़ा सा ऐसा नीचे की ओर होल्ड करके रखेंगे तो वो जो रिंग है वो खसक के कहां पे आ जाएंगी, उस धागे के मिड पॉइंट में। यानी याद रखिएगा ए से ई तक का डिस्टेंस इक्वल रहेगा ई से बी तक के डिस्टेंस में, क्योंकि इसमें डिस्टेंस सेम है, सेम वेट है। तो जितना टेंशन आपका ए ई पे एक्ट करेगा उतना ही टेंशन आपका ई बी पे भी एक्ट करेगा। याद रहेगा पक्के में, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। और ये कहां पे आ जाएगा, एग्जैक्ट सेंटर में। तो मैं जैसे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एफ पॉइंट पे तो ये भी दो इक्वल पार्ट में टूटेंगे। टोटल लेंथ कितनी थी हमारे पास, ए, तो ये वाले पार्ट की लेंथ आ जाएंगी a/2, ये वाले पार्ट की लेंथ आ जाएंगी a/2। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे हार्ड पार्ट क्या होता है, जो चीज थ्योरेटिकल दी हुई है उसको आप ऐसे डायग्राम के फॉर्म में इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। एक बार आपने डायग्राम बना लिया फिर क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं होती, फिर हमें वही कंसेप्ट लगाना है जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्योंकि अब वो रिंग को आपने लटका दिया, वो रिंग कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। बैलेंस हो गई तो क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आ गया मतलब जितनी फोर्स नीचे आ रही है उतनी फोर्स ऊपर जाएंगे, जितनी फोर्स राइट में जा रही है उतनी फोर्स लेफ्ट में जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ये वाले पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो बताइए सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे। सबसे पहली चीज मैंने यहां पे क्या लगा हूं, रिंग को लगाया हूं एट पॉइंट ई आएगा। तो यहां पे टोटल कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है, पहला द फोर्सेस आर, कौन कौन सा है, टी टेंशन अलोंग स्ट्रिंग ए ई, फिर सेम टेंशन कहां पे, टेंशन अलोंग स्ट्रिंग बीई, डब्ल्यू क्या है, वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एट पॉइंट ई। ये चीज समझ में आई, हमने यहां पे जितनी फोर्सेस थी सबकी सब फोर्सेस यहां पे दिखा दिया। समझ में आया आपको, पक्के में समझ में आ रहा है। All these forces acts as shown in figure। मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ये सब फोर्सेस किस तरीके से एक्ट हो रही है, मैंने फिगर में दिखा दिया करके। फिगर को हद से ज्यादा डिटेल में बनाना जरूरी होता है ताकि आप अगर यहाँ पे थियरी नहीं भी लिखो, कम थियरी लिखो तो भी आपका काम जम जाए, क्योंकि आपने जो डायग्राम है वो एकदम क्लियर बनाया हुआ है। हमें यहाँ पे निकालना है टेंशन की वैल्यू निकालना। अब
क्योंकि यहां पे आपने स्ट्रिंग पे वेट अटैच किया है तो वो स्ट्रिंग नीचे की ओर झुक गई है, तो ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही होंगी वर्टिकल के साथ, बना रही होंगी। तो आप लिखेंगे लेट द स्ट्रिंग AE and EB makes angle थीटा विथ वर्टिकल। कितने डिग्री का एंगल बना रही है? थीटा डिग्री का एंगल विथ वर्टिकल। तो आप यहां पे फोर्सेस को तोड़ो, तो आप लिखेंगे रिजॉल्विंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको जैसे आप इसे रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज, ये जो आपका फोर्स है, मैं यहां पे एक और डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। W वेट एक्ट कर रहा है पॉइंट E पे, यहां से आपका टेंशन जा रहा है, यहां से आपका टेंशन जा रहा है एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो मैं इसे दो पार्ट में तोड़ सकता हूं, ये टूटेगा पहला और इधर को। तो बताइए ये पहला जो T है ये कैसा टूटेगा? जो भी थीटा का पड़ोसी होता है वो क्या होता है? कॉस। और ये जो दूर का रिश्तेदार होता है वो क्या होता है? साइन। तो जो पहली फोर्स थी वो कैसे टूटी? T कॉस थीटा T साइन थीटा। सेम चीज अब ये दूसरी फोर्स को तोड़िए, यहां पे भी ये दो कंपोनेंट में टूटेगा। थीटा का पड़ोसी होगा कॉस, दूर का रिश्तेदार होगा साइन। होगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो पहले देखिए टी साइन थीटा की फोर्स राइट में जा रही है, टी साइन थीटा की फोर्स लेफ्ट में जा रही है, आ रही है। तो आप लिखेंगे एज द स्ट्रिंग इज इन इक्विलिब्रियम, एज द स्ट्रिंग इज इन इक्विलिब्रियम देयरफॉर नेट फोर्स कितनी आएंगी उसमें? जीरो। यानी जितनी फोर्स लेफ्ट में जा रही है उतनी राइट में जाएंगी, जितनी नीचे जा रही है उतनी ऊपर जाएंगी। लेफ्ट और राइट वाली तो कट रही है, उनको सॉल्व करके कोई मतलब है क्या? नहीं। जितनी फोर्स ऊपर जा रही है, ऊपर कितनी फोर्स जा रही? टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा, दो बार, पहला इस टी का एक कंपोनेंट फिर दूसरा इस टी का एक कंपोनेंट, तो टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा। इतनी फोर्स ऊपर जा रही, ये इक्वल होना चाहिए उस फोर्स से जो नीचे जा रही। नीचे कौन सी फोर्स जा रही? W। टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा कितना आएगा? 2t कॉस थीटा। ये वैल्यू आएंगी W की। हमें काय की वैल्यू चाहिए? टेंशन की। तो बताओ टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएंगी? W अपॉन 2 कॉस थीटा। आ गई? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? उम्मीद है यहां तक का टॉपिक सबको समझ में आया होगा। यहां पे सिर्फ आपको दिमाग लगाना है कि आपने एक स्ट्रिंग को लटका के रखा है। जब भी आप स्ट्रिंग को लटका के रखते हैं तो जितना खिंचाव आपको लेफ्ट साइड में फील होता है उतना ही खिंचाव आपको आपके राइट हैंड में भी फील होगा। जब भी ऐसा डाउट आने लगे ना, ट्राई करके देखना यार, आपके हाथ में या घर पे कुछ भी भारी ऑब्जेक्ट होगा, रिंग होगा, कुछ भी होगा, उसको टंगा देना एक स्ट्रिंग में और ऐसा होल्ड करके देखना। दोनों साइड आपको इक्वल फोर्स लगेगा और ऑटोमेटिकली वो रिंग खसकते खसकते कहां पे चले जाएंगे? उसकी सेंटर पे। तो ए से ई तक का डिस्टेंस इक्वल रहेगा ई से बी तक के डिस्टेंस से, दोनों में सेम टेंशन एक्ट होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए मैंने टेंशन की वैल्यू तो निकाल लिया, बट टेंशन की वैल्यू आई W अपॉन 2 कॉस थीटा के टर्म्स में। मुझे यहाँ पे पूरे जगह पे कहीं पे भी थीटा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? थीटा को हकालना है वहां से। अब थीटा कैसे हकलेगा? थीटा हकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा एक कोई तो भी ट्राइंगल। अभी देखो मैं AEF ये देख सकता हूं, तो आप देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल AFE, मैं इसे बना देता हूं थोड़ा सा अच्छे से, AFE, ये थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये A/2 है। और कोई वैल्यू हमें पता है क्या? नहीं पता। तो हमें तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे AE की वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो निकाले बिना हमारा काम नहीं होगा। AE निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं। हमें टोटल लेंथ दी हुई है, तो ऐसा करो अभी कोई ये ट्राइंगल वाला छोड़ो, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? लेंथ निकालेंगे। और अगर पेपर में आपने लिख दिया,
मान लो कि पेपर में आपने एल लाइन लिख दिए इन राइट एंगल ट्रायंगल AFE, तो आप काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे। हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले थे, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले थे ना, तो वो लगा देंगे। कभी भी अगर पेपर में आपका कहीं पे क्वेश्चन अटक जाए, कोई आप सामने की स्टेप सॉल्व कर रहे थे, बीच में एक आधी स्टेप छूट जाए, तो क्या करना, काटना क्या नहीं, एडजस्ट करना, वहीं पे आंसर को मॉडिफाई करना बाय पाइथागोरस थ्योरम। बताइए क्या मिलेगा आपको, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर AE स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, तो AF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर मिलेगा ऐसा। बस ये लिख के छोड़ दो, मेरे पास AF की वैल्यू है। अब या तो मुझे AE चाहिए या तो EF चाहिए। EF तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते है ना, क्योंकि EF क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और वो निकालने के लिए हमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है, बट हमें टोटल लेंथ दी हुई है इस स्ट्रिंग की। तो बताओ, मुझे पता है कि ये जो तीन साइड है इनका टोटल कितना है, A प्लस A प्लस A, यानी तीनों साइड का टोटल कितना है, 3 है। टोटल इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी, L, तो L में से 3A लग गया मुझे AD DC और CB को कवर करने में। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है AE और EB, ये कवर करने के लिए मेरे पास कितनी लेंथ बचेंगी, टोटल लेंथ में से 3A निकल गया, यानी L माइनस 3A। तो आप लिखेंगे नाउ AE प्लस EB, इसकी वैल्यू क्या है, L माइनस 3A। कैसे आया समझा ना। देखिए हमारा सिनेरियो कुछ इस तरीके का है, A B C D E, मुझे ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक की लेंथ दी हुई है L, तो ये होगी मेरे लिए टोटल लेंथ हो गई। अब आप बताओ, मुझे अगर टोटल लेंथ नापना है तो मैं क्या करूंगा, मैं AD में DC को जोड़ूंगा, CB को जोड़ूंगा, BE को जोड़ूंगा, AE को जोड़ूंगा, ये पूरा का पूरा मिलके मुझे क्या दे देगा, जो मैंने एंडलेस स्ट्रिंग लिया था उसकी लेंथ, और उसकी लेंथ कैसे डिनोट किया हूं मैंने, L से। अब यहां पे जितनी चीजें आपके पास दी हुई हो सब्स्टिट्यूट करो। AD कितना दिया हुआ है, A, DC A, CB A, BE और AE हमें दिया हुआ नहीं है, तो A प्लस A 3 है, यहाँ पे +3 इधर जाएगा तो -3 है, तो यहाँ पे आएगा L माइनस 3 है। उम्मीद है आपको समझाऊंगा। मैं चाहूँ ना तो आपको हर एक चीज़ है ना ऐसा डिटेल में लिखाते हुए भी आंसर में लिखा सकता हूँ, लेकिन फिर स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर पेपर में इतनी जगह नहीं दी हुई रहती। मैं जब यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा काम है आपको हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करके देना। आपको पेपर में हर एक स्टेप एक्सप्लेन नहीं करना है। अब आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते, AE प्लस EB इज इक्वल टू L माइनस 3 है, डायरेक्ट लिखिए। ये L माइनस 3 है कैसे आया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया। तो मैं कई बार ये वाली चीज़ें आंसर में लिखा देता हूँ। आपको अगर आंसर शॉर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, वाले पार्ट को आंसर से रिमूव कर दीजिए। समझ में आ रहा है आप क्वेश्चन को छोटे में कैसे सॉल्व करते हैं। जितनी भी स्टेप्स में आपने इलेबोरेट किया हुआ है उस स्टेप्स को छोटी कर दीजिए, तो आंसर अपने आप छोटा हो जाएगा। तो जितनी स्पेस है उतने में आप आंसर को लिख सकते हैं। उम्मीद है समझ रहा हूँगा। अब आपको पता है कि AE और EB कैसे हैं, इक्वल है, तो मैं AE प्लस EB को क्या लिख सकता है, EB की जगह AE लिख दूंगा, तो AE प्लस AE कितना आ जाएगा, 2AE इज इक्वल टू L माइनस 3 है। तो यहाँ से AE की वैल्यू क्या आएगा, L माइनस 3A डिवाइड बाय 2 आएगा। ये हो जाएंगे हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। उम्मीद है समझाऊंगा। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 सबको सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा, AE का स्क्वायर, AE की वैल्यू क्या है, L माइनस 3A बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AF का स्क्वायर, AF की वैल्यू क्या है, A बाय 2 का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। अब बताओ EF क्या आएगा, EF है मेरे लिए थीटा का पड़ोसी। मुझे पता है कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से मैं EF को क्या लिख सकता हूं, AE कॉस थीटा लिख सकता हूं। तो EF के जगह आ जाएगा AE कॉस थीटा का स्क्वायर।
अभी देखो हम फिर से सेम चीज कर सकते थे कि ए ई पहले सॉल्व कर लेते फिर उसके बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट करते, लेकिन अब हम चेंज करेंगे क्या उसको, नहीं, इसी को आगे सॉल्व करते जाएंगे तो आएगा एल माइनस 3a/2 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस इधर आया तो माइनस, ए ई की वैल्यू क्या है एल माइनस 3a/2, यहाँ पे भी ए ई का क्या है स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से कॉमन वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे भी ये दोनों ब्रैकेट कैसे हैं सेम है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ क्या आएगा ए स्क्वायर यानी एल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी तो 3 2 जार 6la प्लस बी स्क्वायर यानी 9a का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4। ये वाली वैल्यू यहाँ पे भी थी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे भी थी, कॉमन निकाल लिए तो सामने कुछ भी नहीं बचा तो बचेगा 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कैसे इक्वल आ गई ए स्क्वायर बाय 4 से आ गई। अब मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करूंगा क्या, नहीं, क्यों, देखिए मुझे जो आंसर चाहिए उसमें कॉस आना जरूरी है, तो मैं कॉस के साथ छेड़छाड़ करूंगा क्या, नहीं आएगा। अब मेरे पास यहां से दो ऑप्शन है, क्या क्या, मैं कॉस की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दूं फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से अगर मैं कॉस निकालना चाहूं तो बताइए क्या आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू डब्ल्यू जैसा था वैसा, यहाँ पे टी डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लाई होता है डब्ल्यू डिवाइड बाय 2 टी, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे भी डिवीजन में 4 है, यहाँ पे भी डिवीजन में 4 है, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या आएगा एल स्क्वायर माइनस 6la प्लस 9a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएंगी डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4t का स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा ऐसा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको एल स्क्वायर माइनस 6la प्लस 9a स्क्वायर 4t स्क्वायर को क्रॉस कीजिए तो आएगा 4t स्क्वायर 1 जार 4t स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर और ये 4t स्क्वायर पूरे के डिवीजन में आ जाएगा तो राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो 4t स्क्वायर ए स्क्वायर। उम्मीद है समझा होगा, कैलकुलेशन ज्यादा डायरेक्ट तो नहीं लग रहा है। अगर आपको डाउट आ रहा है तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4t स्क्वायर था, 4t स्क्वायर को मैंने क्रॉस किया तो आ जाएगा 4t स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4t स्क्वायर। अब ये वैल्यू डिवीजन में थी, मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो मल्टीप्लीकेशन में चली गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मुझे काय की वैल्यू चाहिए t की चाहिए, तो जिस भी टर्म में t है मैं उसे लेफ्ट में रखूंगा, जिसमें नहीं है उसे राइट में भेज दूंगा। तो चलिए पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये पूरी वैल्यू इसके साथ जाएंगे तो क्या आएगा 4t स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस 6la प्लस 9a स्क्वायर माइनस फिर ये पूरी वैल्यू डब्ल्यू स्क्वायर के साथ जाएंगे तो डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस 6la प्लस 9a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस इधर आया तो माइनस 4t स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 4t स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी 4t स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं 4t स्क्वायर को निकाल लूंगा कॉमन, तो पहले ब्रैकेट से क्या बचा एल स्क्वायर माइनस 6la प्लस 9a स्क्वायर, दूसरे वाले से क्या बचा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे वाली वैल्यू माइनस में उधर जाएंगी तो प्लस में तो आ जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 6la प्लस 9a स्क्वायर। मुझे t की वैल्यू चाहिए तो t के साथ जितनी भी वैल्यू है सबको यहाँ से हटा दीजिए, तो t स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी डब्ल्यू स्क्वायर, ये हो गया एल स्क्वायर माइनस 6la प्लस 9a स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा l माइनस 3a का स्क्वायर। समझा ना, ये क्या है एल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3al प्लस 3a का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ये हमने आगे सॉल्व किया था, सेम वैल्यू को हम वापस पीछे लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए आपको अगर याद होगा तो l माइनस 3a में चाहिए, क्योंकि हमने आंसर, जब भी आप आंसर निकाल रहे हैं हमेशा आपकी नजर जो फाइनल आंसर लाना है उस पर रखना है हमें,
तो देखिए यहाँ पे डिवीजन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया डिवीजन में, ये भी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगे डिवीजन में, तो एल स्क्वायर जैसा था वैसा, -6 LA जैसा था वैसा, 9A स्क्वायर में से A स्क्वायर गया तो बचेगा 8A स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। तो टी की वैल्यू क्या आएंगी, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल तो आ गया W, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल तो आएगा L-3A, नीचे 4 में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो बाहर आएगा 2, अंदर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर -6LA प्लस 8A स्क्वायर। और अगर आपको याद हो यही हमें प्रूव करना था हमारा फाइनल आंसर, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस आपको क्या आना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट्स, और कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन कई बार थोड़े से अजीब हो जाते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन में गलती होने की चांसेस आपकी बढ़ जाती है। बट उम्मीद है आप लोग पेपर में गलती नहीं करेंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अ रॉड ऑफ 8 kg is movable in a vertical plane about a hinge at one end another end is fastened a weight equal to half of the rod. This end is fastened by a string of length L to a point at a height B above the hinge vertically. Obtain the tension in the string. अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रॉड है 8 kg वेट की, तो ये एक रॉड है 8 kg वेट की, ये मूवेबल है वर्टिकल प्लेन में अबाउट अ हिंज। तो एक हिंज है, हिंज कौन सी होती है, जिसमें रिएक्शन आपको मिलता है अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो सपोज मेरा हाथ एक हिंज है, अब क्योंकि ये मूवेबल है तो मैं इसे इस तरीके से मूव कर सकता हूं। अब क्या कह रहा है, इसका जो दूसरा एंड है जो हिंज से अटैच नहीं है, इस पे मैंने एक वेट को अटैच किया हूं, सपोज मैंने इस पे एक वेट को बांध दिया हूं और वो वेट नीचे टंग रहा है, वो जो वेट है वो इक्वल है हाफ द वेट ऑफ रॉड। रॉड का वेट कितना दिया हुआ, 8 kg, तो ये जो वेट लटक रहा है वो कितने kg का होगा, 4 kg का होगा। कोई दिक्कत नहीं, अब 4 kg का वेट मैंने इस पे लटका दिया। अब कह रहा है कि ये जो एंड है ये नीचे ना जाए, इसके लिए मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग से इसको ऊपर की ओर बांध दिया। अब ऊपर की ओर कैसे बांधना है कि वर्टिकली इसका जो डिस्टेंस है वो हिंज से कितने ऊपर आना चाहिए, बी की दूरी पे आना चाहिए। तो इस केस में आपको टेंशन निकालना है स्ट्रिंग पे। अब सेम चीज का हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये है मेरी रॉड ए बी है रॉड, ये जो ए है ये यहां पे मैंने क्या लगा के रखा हूं, एक हिंज लगा के रखा हूं, क्योंकि यहां पे हिंज है तो यहां पे क्या आएगा, रिएक्शन आएगा, आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट में आएगा।
ये जो रॉड है कुछ ना कुछ एंगल पे इंक्लाइन है, ऐसा मान के चल लीजिए। उस एंगल को मैं अभी को मान लेता हूं थीटा, आएगा ऐसा। अब ये जो रॉड है इसके इस कोंटे पे मैंने बांधा हूं एक वेट, वो वेट है हाफ द वेट ऑफ रॉड। तो इसका जो वेट आएगा वो क्या आएगा, हाफ द वेट ऑफ रॉड। हाफ ऑफ वेट कितना आएगा, 4। तो 4 kg का वेट आपने यहाँ पे बांध के रखा है, तो 4 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे नीचे की ओर लगेगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ से नीचे की ओर आपकी फोर्स लग रही है 4 की, लग रही है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद आप देखिए, मैं इसको भी नामकरण करता हूँ, यहाँ पे नाम देता हूँ सी। जितने पॉइंट आते जाएंगे मैं सब पे नाम डालते जाऊंगा। फिर उसके बाद इसके सेंटर पे है ना, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वहां से क्या लगेगा, इस वेट का, जो आपकी रॉड है उसका वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा। वो कितना है, डब्ल्यू का ऐसे दिया हुआ हमें 8 से। 8 की फोर्स नीचे की ओर लग रही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी जहां पे इंटरसेक्ट होगा मैं उसे नाम दे दूंगा ई। यहाँ पे हमें कहीं पे भी लेंथ दी हुई है क्या आपको रॉड की, rod of 8 kg is movable in a vertical plane about a hinge at one end and another end is fastened a weight equal to the half of the rod. This end is fastened by a string of length L to a point at a height B above the hinge vertically. Obtain the tension in the string. यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू वैसी दी हुई है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम लेंथ को ले लेते हैं 2L। ठीक है, तो मैंने लेंथ ऑफ रॉड को क्या ले लिया, 2L। 2L क्यों लिया, ताकि जब मैं इसका हाफ करूं, है ना, हमें पता है ये हमेशा सेंटर पे लगता है। तो अगर मैं इसे नाम दे दूं D, तो ये जो A से D तक का डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा L, और D से B तक का डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा L हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आपका एंड B था इसे एक स्ट्रिंग से बांध रहा हूं, और वो स्ट्रिंग कहां पे लटका रहे हैं हम, हमारा जो ये पॉइंट A है इससे वर्टिकल डिस्टेंस कितना आना चाहिए B। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे आना चाहिए, B डिस्टेंस पे। तो ये B डिस्टेंस पे मैंने स्ट्रिंग को बांध दिया। तो आपसे पूछ रहा है इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन आ रहा है वो निकालिए। और कुछ दिया हुआ है क्या मुझे, यहाँ पे दिया हुआ है एंड फैशन बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। भाई हमें स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है L, तो अब हमें यहाँ पे जो नोटेशन है उसे चेंज करना पड़ेगा। मैं इसे ले लेता हूं रॉड की लेंथ को 2A। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए हो जाएगा। अब ये जो स्ट्रिंग है ये भी क्या कर रही होंगी, कुछ ना कुछ एंगल बना रही होंगी। वो जो एंगल बना रही होंगी रॉड के साथ मैं उसे रिप्रेजेंट कर देता हूं फाई से, क्योंकि आपने रॉड को बांधा हुआ है एक कोंटे से, स्ट्रिंग को रॉड से। अब वो जो एंगल है वो भी हमें निकालना पड़ेगा, तो हम उसे ले लेते हैं फाई। ले लिए यहां तक, उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लिखेंगे लेट द गिवन रॉड बी ए बी ऑफ लेंथ 2A। तो उसमें कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, द फोर्सेस एक्टिंग हियर आर। यहां पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, पहली फोर्स जो लग रही है वो क्या है, रिएक्शन फोर्स है। किसकी, आपकी हिंज की। तो रिएक्शन फोर्स आर ऑफ हिंज having vertical component Ry and horizontal component Rx। तो मैंने सबसे पहले क्या लिया हूं, रिएक्शन फोर्स, जो कैसी लग रही है, अलोंग हॉरिजॉन्टल और अलोंग वर्टिकल दोनों।
तो मैंने रिएक्शन फोर्स को नाम दिया आर, जिसके दो कंपोनेंट है, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर एक्स, दूसरा है वर्टिकल कंपोनेंट आर एट पॉइंट ए। कहां पे लग रही है? पॉइंट ए कंपोनेंट। उसके बाद सेकेंड कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है यहां पे? सेकेंड फोर्स एक्ट कर रही है आपका वेट। तो आप लिखेंगे द वेट ऑफ रॉड, लेकिन यहां पे हमें वेट काय में दिया हुआ है? केजी में, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे न्यूटन में। तो वेट ऑफ रॉड 8 केजी, दैट इज 8 इंटू, याद रखिएगा जब भी आप लोगों को केजी से न्यूटन में जाना है तो क्या करेंगे आप? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं से 9.8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 8 इंटू 9.8 कितना मिल जाएगा हमें? 78.4 न्यूटन। इतनी वेट क्या हो रहा है? एक्ट कर रहा है। वेट ऑफ रॉड हमेशा कैसा एक्ट करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग vertically downward from point D, which is midpoint of A B, जो क्या रहेगा? मिड पॉइंट रहेगा A B का। उसके बाद अगली फोर्स कहां पे एक्ट कर रही है? B पे। हमने क्या लिखा है वहां पे? अनदर एंड इज फैसेंड विद अ वेट, तो यहां पे भी हमें वेट ही लिखना पड़ेगा। थर्ड कौन सी फोर्स एक्ट करेंगे? द वेट ऑफ 4 kg, दैट इज 4 kg के लिए क्या आएगा? 4 इंटू 9.8, इसका हाफ कर लो तो आ जाएगा, या तो निकाल ही लो ना, 39.2। attached to end B, acting vertically downwards। ये भी कैसा एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हमने तीन फोर्स बता दी, और चौथी फोर्स क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो फोर्थ, द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी, द टेंशन इन द स्ट्रिंग ओ बी, सॉरी, द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। द टेंशन टी in the string OB, the tension T in the string OB। तो जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है सब चीजें हमने लिख दी है यहां पे। अब हमें क्या देखना है? सबसे पहली चीज हमें यहां पे टेंशन निकालना है ना, तो हम रिएक्शन को अगर हटा दें यहां से तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो काय में है? इक्विलिब्रियम में। आपने स्ट्रिंग से बांध के रखा है, वो मूव नहीं कर रही है। तो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ मूवमेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कितना आएगा? 0 आएगा। तो आप लिखेंगे एज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, एज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, therefore summation of movement at point A should be equals to 0। ऐसा लेने का फायदा क्या है? ऐसा लेने का फायदा यह है कि आपकी सीधा दो फोर्सेस कम हो जाएंगे। याद रखिएगा, आप हमेशा मूवमेंट ऐसे पॉइंट पे लेते हैं जो ज्यादा से ज्यादा आपकी फोर्सेस को कम कर दे। ये करने से मेरा आर एक्स आर वाई दोनों के दोनों क्या हो गए? 0 हो गए। हो गए। गलती से भी हम मूवमेंट एट पॉइंट ए लेंगे, ओ पॉइंट लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमें टेंशन निकालना है। तो जिसको भी निकालना है वो जहां पे एक्ट कर रहा है उसको कभी भी हम लेते नहीं है। तो चलो, समेशन ऑफ मूवमेंट आर एक्स आर वाई की वजह से कितना हो जाएगा? 0। तो आर एक्स भी हो जाएगा इंटू 0, आर वाई भी हो जाएगा इंटू 0, क्योंकि पॉइंट ए से इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0। और जब भी आप वैल्यू निकालते तो आप क्या लेते हैं? फोर्स इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए, ये जो वेट
8 kg, यहाँ पे kg लिख दो क्योंकि हमने इसका इक्विवेलेंट निकाल के रखा है। 8 kg का वेट, दैट इज 8 kg कितना आया था हमारा 78.4 न्यूटन। तो 78.4 न्यूटन का वेट, और यहाँ पे 4 kg मतलब कितना आया था हमारा, कहाँ गया हमारा 4 kg, 39.2। 39.2 न्यूटन का वेट। ये दोनों के दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हैं। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब पॉइंट ए में ये कैसा मोशन देंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। तो आ जाएगा प्लस, पहला आ जाएगा आपका ये फोर्स जो है 78.4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ए से, इसका कितना है, ए से ई तक का डिस्टेंस, तो आ जाएगा ए ई। फिर उसके बाद क्या है 39.2, ये भी सेम डायरेक्शन में, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा इसका, ए सी। अब उम्मीद है आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, करके मैंने शुरुआत के लेक्चर्स में सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक्स कराया। समझ में आ रहा है ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बेसिक्स को पढ़ना। तो हमने ये डिस्टेंस लिया ए से लेके सी तक का, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे, और हम हमेशा कौन सा डिस्टेंस लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से लेते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फोर्स कौन सी है आपकी, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गया टी, टेंशन इन द स्ट्रिंग। लेकिन टेंशन इन द स्ट्रिंग इसे कैसा घुमा रहा है, वो ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब उल्टे डायरेक्शन में घुमाएंगे, यानी कौन सा साइन आएगा, माइनस। तो आ गया माइनस। टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है, टी। अब ये टी फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें ए से दिया हुआ है क्या, नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लिया। अब ये जो परपेंडिकुलर है इसको एक नाम दे दो, कितने वर्ड यूज कर ले हमने, डी ई कर ले, इसे हम देते हैं एफ। तो ये आ जाएगा टी इंटू ए एफ, और इस पॉइंट में मूवमेंट कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए यहां से आपको क्या मिलेंगी वैल्यू, तो आएगा 78.4। सबसे पहले मुझे ए से ई तक का डिस्टेंस निकालना है, तो चलिए हम इसे रफ में ड्रॉ कर लेते हैं। ए ई डी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल रहेगा क्योंकि ये वर्टिकली एक्ट कर रहा था। ये हो गया थीटा। अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा लगाऊं तो बताओ क्या होगा, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट ए ई अपॉन हाइपोटेनस ए डी आएगा। तो यहाँ पे आ गया 78 इंटू ए डी कॉस थीटा, क्योंकि ए डी की लेंथ कितनी है, ए, ये मुझे पता है, प्लस 39.2 इंटू ए सी दिया हुआ है। अब बताओ ए सी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, फिर से सेम लॉजिक लगाओ, यहां पे ए, यहां पे सी, यहां पे बी। तो इस ट्रायंगल में देखो ए सी कौन सा साइड है आपका, ए सी है मेरे पास हाइपोटेनस। फिर से क्या लगाना पड़ेगा, कॉस। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएंगी, ए सी डिवाइड बाय ए बी आएगी। तो यहां से ए सी की वैल्यू क्या आएंगी, ए बी कॉस थीटा आएगा। यहां पे माइनस टी हो गया, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टी हो जाएगा, इंटू ए एफ की वैल्यू चाहिए मुझे, किसकी चाहिए, ए एफ की। तो आ गया ए एफ बी। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे मेरे पास एंगल है फाई। ए एफ मेरे लिए कौन सा अपोजिट साइड दिख रहा है, सर कौन सा साइड दिख रहा है, अपोजिट साइड दिख रहा है। तो अपोजिट दिखता है तो मैं क्या लगाता हूँ, साइन। तो साइन फाई की वैल्यू क्या होंगी, अपोजिट, यानी ए एफ अपॉन हाइपोटेनस यानी ए बी। मैंने यही वाला साइड क्यों लिया, क्योंकि मुझे ए बी की लेंथ पता है, करके हम वाला साइड ले रहे हैं। तो ए एफ की वैल्यू क्या आएंगी, ए बी साइन फाई आ गया। बस अब पूरी वैल्यूज को कर दो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, यहां से हमें मिल जाएगा 78.4 इंटू ए डी। ए डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए, तो आ जाएगा 78.4 ए कॉस थीटा प्लस 39.2 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है, 2a कॉस थीटा इज इक्वल टू टी इंटू ए बी।
ए बी की वैल्यू क्या है 2a साइन 5, 2a साइन 5। अब आप देखिए यहाँ पे आपको कितनी चीज कॉमन दिख रही है। मुझे सब जगह पे a दिख रहा है और 2 के भी टेबल में सब आ सकते हैं, तो मैं पूरे को 2a से डिवाइड कर देता हूं। तो डिवाइड बाय 2a करेंगे, a कैंसिल, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 39.2 कॉस थीटा। यहाँ पे भी 2a कैंसिल तो आ जाएगा 39.2 कॉस थीटा। यहाँ पे भी 2a कैंसिल तो आ जाएगा t साइन 5। आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या मिली आपको वैल्यू 39.2 39.2 दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 78.4 कॉस थीटा। ये इक्वल आ रहा है t साइन 5 से। मुझे क्या की वैल्यू चाहिए t की, तो t क्या मिल जाएगा मुझे 78.4, t की वैल्यू आ जाएंगी 78.4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन 5। आगे वैल्यू हमने कोई इक्वेशन तो नहीं यूज किया ना अभी तक, नहीं किया। लेकिन यहां पे तो कॉस साइन के टर्म्स में आंसर आ रहा है, हम उसे हटा सकते हैं क्या। अब देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, कौन सा ओ ए बी दिख रहा है ऐसा। मुझे ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है बी, मुझे एंगल यहां पे बी दिया हुआ है फाइ। ये नीचे वाला एंगल कितना है थीटा। यहां पे फोकस कीजिएगा, ए सी बी ओ, ये तरीके का सिनेरियो है। यहां पे ये वाला एंगल मुझे दिया हुआ है थीटा और ये पूरा एंगल है 90, तो ऊपर वाला एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा। यानी यहाँ पे मेरे पास एंगल क्या बन रहा है 90 माइनस थीटा। बाद में आपको समझ में आए उसके लिए जो मैं रफ में डायग्राम ड्रॉ करता हूं ना, ये कर लिया करो। पेपर में ड्रॉ करते बैठने की जरूरत नहीं है, पेपर में अगर स्पेस रहे तो ही ड्रॉ करना, लेकिन आपको बाद में पढ़ने में समझ में आए इसके लिए अच्छा रहेगा कि आप इसे ड्रॉ कर लिया करो। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैंने यही ट्राइंगल क्यों लिया। आप देखिए हमें इस क्वेश्चन में लेंथ दी हुई है, स्ट्रिंग की दी हुई है, हमें यह भी दिया हुआ है कि वो कितने हाइट पे है। तो जब हमें ये दो चीजें दिया हुआ है, हम लोगों ने एंगल को अपनी मर्जी से लिया था कि थीटा एंगल बना रहा है, फाइ एंगल बना रहा है। ये हमें दिया हुआ था कि कितना एंगल बना रहा है, नहीं। तो हम यहाँ पे थीटा और फाइ को उन वैल्यूज से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे जो हमें यहाँ पे दी हुई है, जैसे बी और एल। अब वो कैसे करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है साइन रूल। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है, अगर आप लेंथ लो एक साइड की, उसको डिवाइड करो साइन ऑफ अपोजिट एंगल से, तो ये प्रोपोर्शन में रहेंगे, यानी इक्वल रहेगा। किससे, उसी ट्रायंगल के किसी दूसरे साइड से अगर आप उसको डिवाइड करोगे साइन ऑफ दैट एंगल से कर सकते। और अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो यहां से मैं वैल्यू निकाल सकता क्या, मुझे क्या की वैल्यू चाहिए कॉस थीटा बाय साइन 5 की। तो देखो कॉस थीटा यहाँ पे डिवीजन में, इधर क्या मल्टीप्लीकेशन, साइन 5 जैसा था वैसा, एल जैसा था वैसा, बी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकता मैं, t की वैल्यू आ जाएंगी 78.4 कॉस थीटा बाय साइन 5। कॉस थीटा बाय साइन 5 की जगह मैं क्या लिख दूंगा l बाय बी, और ये रहेगा मेरे लिए मेरा फाइनल आंसर। ये आंसर आएगा न्यूटन में। आप लेंथ और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है समझाऊंगा। आसान सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ा, डायग्राम बनाना पड़ा। सबसे हार्ड चीज होता है डायग्राम बनाना। एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चंस आप आराम से दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं। सबसे हम क्या कर रहे हैं, फोर्सेस को नेट फोर्स 0 ले रहे हैं, नेट मोमेंटम 0 ले रहे हैं, और कुछ भी बहुत ज्यादा हो गया तो साइन रूल लगा रहे हैं। इसको छोड़कर और कुछ भी कर रहे हैं क्या, नहीं। तो क्वेश्चंस आसान है, बस आपको जो चीज यहाँ पे थ्योरेटिकल दी हुई है
उसे ऐसा न्यूमेरिकल के फॉर्म में करना आ रहा है क्या, डायग्राम बनाना आ रहा है क्या, ये सबसे हार्ड पार्ट है इसका। बाकी इसमें और कुछ भी हार्ड है क्या, नहीं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ रहे होंगे क्वेश्चन, और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये चैप्टर दिखने में हार्ड है। अगर एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आंसर बहुत छोटे हैं इसके। आप देख रहे हैं, अगर आप इसे कैलकुलस या डेरिवेटिव, हमारा जो पीडीई ओडी है उसके क्वेश्चन से आप कंपेयर करके देखो, मॉडर्न अलजेब्रा के क्वेश्चन से कंपेयर करके देखो, बहुत छोटे में आंसर आ रहे हैं इसके। तो ये आपके लिए बोनस मार्क्स है, बस आपको एक बार कंसेप्ट समझने की देर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ यूनिफॉर्म रॉड in vertical position, a uniform rod in vertical position can turn freely. A uniform rod in vertical position can turn freely about one of its ends and is pulled aside from the vertical by a horizontal force, by a horizontal force acting at other end of the rod and equal to half its weight, equal to half its weight at what inclination to the vertical will the rod rest। अब देखिए बहुत ही जानदार क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। क्या कह रहा है, एक यूनिफॉर्म रॉड है वर्टिकल पोजीशन में। तो सपोज ऐसे वर्टिकल पोजीशन में आपकी एक रॉड है, ये इट कैन टर्न फ्रीली अबाउट वन इट्स एंड, मतलब इसके एक एंड में आपने एक पाइवट लगा के रखा है। ठीक है, पाइवट मतलब हिंज लगा के रखा है, वहां पे वो मूव कर सकती है, यानी आप इसके अलोंग इसे पूरा गोल 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 घुमा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया। अब कह रहा है मैं इसके इस एंड से इसे खींच रहा हूं, aside from vertical by a horizontal force acting at other end of the rod and equal to half its weight। और कितना फोर्स लगा रहा हूं, हाफ ऑफ डब्ल्यू के लगा रहा हूं। तो अब जो ये पहले ऐसी टंगी हुई रॉड थी, अब ये यहां पे कहीं पे आके ऐसी टंग गई होंगी, है ना, क्योंकि ये फोर्स कितना लग रहा है, हाफ ऑफ डब्ल्यू का फोर्स लग रहा है। याद रखिएगा पाइवट का क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब इट कैन मूव फ्रीली एट वन एंड, मतलब आप इसे एक जगह से ऐसा पकड़ के रखें, यानी हिंज लगा के रखें, पाइवट लगा के रखें, वो इस एंड में ऐसा मूव कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के इसे खींच के रोक के रख रहा हूं। ठीक है, अब वो बोल रहा है कितनी फोर्स लगा रहा हूं मैं, हाफ इट्स वेट की। कितनी फोर्स लगा रहा हूं, हाफ इट्स वेट की। तो अगर मैं हाफ इट्स वेट की फोर्स लगा के इसे ऐसा रोक के रख रहा हूं, तो पूछ रहा है ये जो वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है ये कितना बनेंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो हम इसे कैसा बनाएंगे, हम बनाएंगे कि सपोज कर लो ये है हमारी ए बी रॉड, मैंने जब बी पॉइंट में इसे पकड़ के खींचा, मैं ऐसा करता हूं, फोर्सेस का कलर अलग कर देता हूं,
जब मैंने इसे बी पॉइंट पे पकड़ के खींचा, कितनी फोर्स लगा के, हाफ ऑफ डब्ल्यू की फोर्स लगा के, तो काय में आ गई, इक्विलिब्रियम में, यानी ये रुक गई। इस पॉइंट पे मैं मान लेता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही होंगी। तो ये होगी मेरे लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होगी मेरे लिए वर्टिकल लाइन। सपोज कर लो कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है थीटा, सॉरी वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है थीटा, क्योंकि हमें किसके साथ एंगल निकालना है, वर्टिकल के साथ इंक्लिनेशन निकालना है, जहां पे वो रेस्ट में आ जाए, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्योंकि पॉइंट ए पे ये फ्रीली मूव कर पा रही है, मतलब आपको पता रखना चाहिए कि यहां पे क्या लग रहा है, पाइवट लग रहा है। आप पाइवट कह सकते हैं इसे या हिंज कह सकते हैं। तो यहां पे कितने कंपोनेंट लगेंगे फोर्स के, 2 कंपोनेंट लगेंगे। तो इसे रोकने के लिए आपके 2 कंपोनेंट लग रहे हैं, पकड़ लीजिए। एक लग रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक लग रहा है वर्टिकल कंपोनेंट। लग रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आया। अब कई बार है ना हमारा, हम लोग इस तरीके से भी दिखाते हैं इसे, क्योंकि ये ऊपर की ओर लग रहा है, फोर्स यहाँ पे नीचे की ओर आ रही है आर वाई की, तो हम इसे इस तरीके से दिखा देते हैं आर एक्स आर वाई करके भी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों तरीके से आप इसे दिखा सकते हैं। आप ऊपर के वक्त आर वाई आर एक्स आर वाई का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर वो वैल्यू नेगेटिव आ गई तो मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। वैसे भी हम लोग क्या करेंगे, हम मूवमेंट कंसिडर करेंगे अलोंग दिस पाइवट। तो आपको अगर ऐसा दिखाने में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर इसका डायरेक्शन कैसे दिखाए, कुछ मत दिखाओ, यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिख के दिख दो कि आर रिएक्शन लग रहा है आपका, कहाँ पे, ए में। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन दिखाने में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर हम डायरेक्शन किस तरीके से दिखाएं, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। क्योंकि जब हम इसे इधर से मूव कर रहे थे, पॉइंट ए पे ले रहे थे, तो आप इसके 2 कंपोनेंट दिखा रहे थे, आर एक्स आर वाई, इस तरीके से कंपोनेंट दिखा रहे थे कि नहीं दिखा रहे थे। अब यही जो आपका बॉडी है ये ऊपर की ओर लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक तो ये वेट एक्ट करेगा आपकी रॉड का। अगर आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन समझना है कि कहाँ पे लग सकता है, तो आपको वो मैं समझा रहा हूँ। इसका वेट एक्ट करेगा कहाँ पे, इसके मिड पॉइंट पे। तो इसका अगर मैं मिड पॉइंट ले लूँ सी, तो यहाँ पे एक्ट करेगा। अब देखो एक फोर्स कहाँ पे जा रही है, नीचे जा रही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए पक्के में एक फोर्स कहाँ पे लगनी चाहिए, ऊपर की ओर लगनी चाहिए। तो मैं इसको दिखा सकता हूँ कौन से, इससे, ये वर्टिकल फोर्स है तो आर वाई से। अब आप देखिए यहाँ पे एक फोर्स किस ओर जा रही है, राइट साइड की ओर जा रही है। उसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स कहाँ पे लगनी चाहिए, लेफ्ट साइड की ओर, तो आनी चाहिए आर एक्स आनी चाहिए। तो आप इस तरीके से डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। बट क्योंकि मैं यहाँ पे आर एक्स आर वाई को इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि मैं मूवमेंट डायरेक्ट ले लूंगा पॉइंट ए पे, क्योंकि यहाँ पे आपका हिंज है। हम लोग तब से क्या कर रहे हैं, जहां पे भी हिंज लग रहा है वहीं पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, मूवमेंटम ले ले रहे हैं, मूवमेंट ले ले रहे हैं। जैसे हम उसमें मूवमेंट ले लेंगे तो क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा और 2 की 2 फोर्स यहां से गायब हो जाएंगी क्वेश्चन में। तो समझ में आया। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन देना है तो आप इस तरीके से डायग्राम में डायरेक्शन को शो कर सकते हैं कि यहाँ पे कैसी फोर्स लग रही है, मैं किस तरीके से फोर्सेस को डिसाइड कर रहा हूँ। ये चीज समझ में आ गई ना सबको, कि कौन सा डायरेक्शन लगेगा। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स मैंने लिया हूं कि राइट की ओर लग रही है, तो मैंने उसके लिए रिएक्शन लेफ्ट की ओर दिखा दिया और ऊपर की ओर दिखा दिया। क्योंकि हमने पढ़ा ना, नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, 0, यानी जितनी फोर्स ऊपर जा रही है उतनी फोर्स नीचे आनी चाहिए, जितनी फोर्स राइट में जा रही है उतनी फोर्स लेफ्ट में आनी चाहिए। तो अगर आपको एकदम एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है तो ये डायग्राम सही है। उम्मीद है समझाऊंगा। अब ये वेट एक्ट कर रहा है एट द सेंटर, कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक पॉइंट दिखा देता हूँ डी, या तो इसे डी दिखा देता हूँ, यहाँ पे ओरिजिन को ओ से दिखा देता हूँ, कि यहाँ से मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मार्क कर रहा हूँ। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द फोर्सेस एक्टिंग हियर आर। पहली कौन सी रहेंगी, रिएक्शन फोर्स एट पाइवट ए। तो आप रिएक्शन फोर्स आर एट पाइवट ए हैविंग
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Rx एंड वर्टिकल कंपोनेंट Ry। ऐसा लिख देंगे। क्या लिखा हूं मैंने यहाँ पे? पहली है रिएक्शन फोर्स R जो एक्ट कर रही है एट पाइवट A हैविंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Rx, वर्टिकल कंपोनेंट Ry। ये पहली फोर्स लग रही है। दूसरी फोर्स क्या लग रही है? वेट ऑफ रॉड। हमें यहाँ पे वेट ऑफ रॉड कहीं पे भी दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो वेट ऑफ रॉड W एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम मिड पॉइंट C ऑफ रॉड AB। ये लग रहा है। और तीसरी जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है? हॉरिजॉन्टल फोर्स हाफ ऑफ W एक्टिंग एट पॉइंट B। आप यहां पे रिएक्शन फोर्स एट B लगाएंगे क्या? नहीं। क्यों? अगर ये B ऐसा रेस्ट करता होता तब मेरा हाथ इसको क्या है? ऊपर उठाने के लिए रिएक्शन लगा रहा है। हमारा ये जो रॉड था ऐसा टंगा हुआ था जो वर्टिकली फ्रीली मूव कर सकता था। हमने क्या किया? इस पॉइंट B पे फोर्स लगा के इसे खींच के रखा है। तो ये कहां पे है? हवे पे है। और हवे पे किस तरीके से रुका हुआ है? इस फोर्स हाफ ऑफ W के वजह से रुका हुआ है। तो यहाँ पे और कोई रिएक्शन फोर्स लगेगा क्या? नहीं। गलती से भी ये मत सोच लेना कि ये W रेस्ट कर रहा है कोई सरफेस पे। ये रेस्ट नहीं कर रहा है, आपने इसे फोर्स लगा के अपने ओर खींच के रखा हुआ है। तो वो फोर्स यहाँ पे आपका लग रहा है। और कुछ भी लग रहा है क्या यहाँ पे? नहीं लग रहा है। तो टोटल 3 फोर्सेस लग रही है यहाँ पे। अब सबसे आसान तरीका क्या है? मुझे आपको मैंने ऑलरेडी बताया, फोर्सेस को कम करना है। तो जहां पे सबसे ज्यादा फोर्स लग रही है उसी को हटा दो। कहां पे सबसे ज्यादा फोर्स लग रही है? ए पे। तो मैं मूवमेंट ले लूंगा अलोंग पॉइंट ए। तो आप लिखेंगे एज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, एज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो समेशन ऑफ मूवमेंट मैं कोई भी पॉइंट पे लूंगा तो कितना आएगा? 0। तो समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए आ जाएगा 0। पॉइंट ए पे ही आपका Rx Ry एक्ट कर रहा है। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। तो Rx इंटू 0 प्लस Ry इंटू 0। नेक्स्ट मेरी फोर्स एक्ट कर रही है W कैसा घुमाएंगी इसे? क्योंकि ये नीचे की ओर एक्ट कर रही है तो इस तरीके से घुमाएंगी। कौन सा डायरेक्शन हो गया? ये क्लॉकवाइज। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आ जाएगा W इनटू, बताओ W के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है पॉइंट A से? पॉइंट A से अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो मैं O से D तक का डिस्टेंस ले सकता हूं। समझा ना कैसे? क्योंकि वेट कैसा एक्ट करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी परपेंडिकुलर आएगा आपके ये हॉरिजॉन्टल के साथ। तो O से D तक का डिस्टेंस हो गया आपका पॉइंट A से। सेम है ना? क्योंकि मैं अगर यहां से इसे ऊपर की ओर ड्रॉ करता यहाँ से परपेंडिकुलर लेता, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, तो रेक्टेंगुलर बनता। तो A से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस इक्वल रहेगा O से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस से रहेगा। तो करके मैं जो नीचे ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ किया हूं वही वाला डिस्टेंस ले लूंगा, क्योंकि OD और सपोज ये A से F आता तो OD और AF कितना आता? इक्वल आता। तो मैं AF लिखूं चाहे OD लिखूं, कोई भी फर्क पड़ता क्या? नहीं। तो मैंने उस डिस्टेंस को ले लिया OD। उम्मीद है समझा होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहां तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है मेरा? नेक्स्ट आपका फोर्स एक्ट कर रहा है हाफ ऑफ W, राइट साइड की ओर खींच रहा है। राइट साइड की ओर खींचेगा मतलब कैसा मूवमेंट देगा? इस तरीके का। इस तरीके का मूवमेंट दे रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा माइनस हाफ ऑफ W माइनस हाफ ऑफ W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताओ ये हाफ ऑफ W का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे इक्वल आएगा? O से लेके A तक के डिस्टेंस से। तो OA नेट मूवमेंट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरी वैल्यू 0 आ रही है। तो मैं यहाँ से W को कॉमन निकाल सकता हूँ। W को अगर मैं कॉमन निकालूँ तो यहाँ से क्या बचेगा? OD माइनस हाफ ऑफ OA इक्वल आ जाएगा 0 से, यानी OD इक्वल आ जाएगा हाफ ऑफ OA से।
ऐसा अगर नहीं जम रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, सादा कर लो कि यहाँ पे W इंटू ओ डी जैसा था वैसा, यहाँ पे माइनस हाफ ऑफ W उधर गया तो हाफ ऑफ W इंटू ओ ए, डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसल, तो ओ डी की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ऑफ ओ ए। क्या आ गई ओ डी की वैल्यू, हाफ ऑफ ओ ए आ गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब आप एक चीज देखिए, ये भी लाइन परपेंडिकुलर है, ये भी लाइन परपेंडिकुलर है। सी क्या है, मिड पॉइंट है। अगर सी मिड पॉइंट है ए बी का, तो सीधी सी बात है डी बी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ओ बी का, होगा। ये चीज सबको आती है ना, सब लोग बेसिक ज्योमेट्री पढ़ के आए हैं। क्योंकि अगर सी डी ये भी परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल को, ए ओ ये भी परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल को, यानी दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। एंड इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, अगर बी सी पैरेलल है डी ई से, इफ ये लाइन डी ई पैरेलल है बी सी से, और डी है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये ई बी क्या बनेगा, मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ए सी। यानी जो लाइन ज्वाइनिंग होता है मिड पॉइंट, ये हमेशा पैरेलल होती है, और अगर कोई लाइन पैरेलल है तो किसको ज्वाइन करती है, मिड पॉइंट को, अगर दूसरा पॉइंट आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है। ये आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। तो यहां से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं ओडी की वैल्यू, ओडी हो जाएगा हाफ ऑफ ए, हाफ ऑफ ओ बी आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो ओडी की वैल्यू आएंगी हाफ ऑफ ओ बी। अब यहाँ पे हमारा आया है ओडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ ए आया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक कैसे निकाले सबको समझ में आया। तो अब आप सॉल्व करेंगे इसे। बताइए सबसे पहली चीज हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमारे पास एंगल दिया हुआ है थीटा, तो आप लिखेंगे नाउ, मैं इसे देता हूं इक्वेशन 1, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, ए ओ बी, ए ओ बी, ये एंगल मुझे दिया हुआ है थीटा, दिया हुआ है, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी। मैं बताइए अगर ए ओ निकालना चाहूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, कॉस लेना पड़ेगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएंगी, ए ओ यानी ओ ए डिवाइड बाय हाइपोटेनस यानी ए बी, तो यहां से ओ ए की वैल्यू क्या आएंगी, ए बी कॉस थीटा आएगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर मैं ओ बी निकालना चाहूं, ओ बी क्या है, अपोजिट, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएंगी, अपोजिट यानी ओ बी डिवाइड बाय हाइपोटेनस यानी ए बी आएगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ओ बी की वैल्यू मिल जाएंगी ए बी साइन थीटा। बट अभी मैंने आपको बताया था ए से लेके सी, क्या आपको ये क्या दे रहा है, मिड पॉइंट दे रहा है, तो आपका ओ से लेके डी ये भी क्या देगा, एक मिड पॉइंट देगा, देगा क्योंकि आपका दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है किसको, सेम सरफेस को, यानी दोनों लाइन पैरेलल है। और अगर एक लाइन जो पैरेलल होती है साइड ऑफ अ ट्रायंगल को, जो पास होती है मिड पॉइंट ऑफ अ साइड से, तो दूसरे पॉइंट साइड को भी कहां पे इंटरसेक्ट करती है, उसके मिड पॉइंट पे करती है, हमने ज्योमेट्री में पड़ा हुआ है। तो आप ओडी की वैल्यू क्या ले सकते हैं, हाफ ऑफ ओ बी, बट ओडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ बी आएगा। दिस इंप्लाइज ओ बी की वैल्यू आ जाएंगी ट्वाइस ऑफ ओडी आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। या तो आप ओ बी के जगह यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए वैल्यू को, तो क्या मिलेगा आपको, ओ बी जो हो गया ट्वाइस ऑफ ओ डी, ये इक्वल आ जाएगा ए बी साइन थीटा से आ जाएगा। तो यहां से ओडी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, टू मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में तो आ जाएगा हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा आ गया। तो आपने तीनों इक्वेशन निकाल लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 बताइए क्या मिलेगा आपको। 1 है ओडी, ओडी क्या है, हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा, ये इक्वल आ रहा है हाफ ऑफ ओ ए से, ओ ए की वैल्यू क्या है,
ए बी कॉस थीटा, हाफ हाफ कैंसल, ए बी कैंसल, यानी साइन थीटा इक्वल आ रहा है कॉस थीटा से। कॉस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा डिवीजन में, तो साइन बाय कॉस कैसे इक्वल आ जाएगा टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1। टैन 1 कहाँ पे होता है 45 डिग्री पे, तो आप 1 को क्या लिख सकते हैं टैन 45, टैन टैन कैंसल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी 45। और आपसे यही निकालने को पूछा था, क्या निकालने को पूछा था एट व्हाट इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल विल द रॉड रेस्ट। आप लिखेंगे देयरफॉर द रॉड विल रेस्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल, और ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस में फिर से कह रहा हूं बहुत ज्यादा आसान है अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो, और अगर थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है यार 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसके आंसर्स कैसे होते हैं छोटे होते हैं। है ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ रहा है क्या नहीं, तो आप इसे आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं उसमें टाइम और दिमाग दोनों ज्यादा लगाना पड़ता है। यहाँ पे आप कम टाइम में इसके क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।